बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं आपके साथ महसर आलम और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 नवंबर 2023। तो आज बिहार की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज बिहार की टॉप न्यूज। बिहार न्यूज में आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले गरीब वर्ग के लोगों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में जिन लोगों की आय 6,000 रुपए से कम है उन लोगों को सरकार के द्वारा 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। खबर के अनुसार बिहार सरकार ने मंगलवार को जाति आधारित गणना की आर्थिक सर्वे रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि बिहार में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके परिवार की आय 6,000 या उससे कम है। ऐसे लोगों को अब सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी। आपको बता दें कि बिहार के सभी जिलों में 6,000 तक आय वाले 94 लाख से अधिक परिवारों को स्वरोजगार के लिए सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए उपलब्ध कराई जाएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा घोषणा की गई है। जाति आधारित गणना की आर्थिक सर्वे रिपोर्ट को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने गरीबी उन्मूलन के लिए कई और उपायों की भी घोषणा की है। इससे गरीब वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। लेकिन इसके पहले ही अजीब और गरीब वाकया देखने को मिला है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पति और पत्नी द्वारा किए गए अभद्र भाषा बोलने को लेकर भाजपा के महिला विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रास्ता रोक लिया और विधानसभा पोर्टिको के बाहर जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद मजबूरन नीतीश कुमार को भी काफी देर बाहर करना पड़ा और आखिरकार नीतीश कुमार ने माफी भी मांगी। दरअसल मुख्यमंत्री के बयान को लेकर 10:30 बजे से बीजेपी विधायक विधानसभा के गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। उसके बाद 10:40 पर सीएम विधानसभा पहुंचे तो उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उसके बाद सीएम कार से निकलकर मीडिया की ओर आने लगे। सीएम ने बयान पर माफी मांगी। इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई। उधर सीएम नीतीश कुमार के जनसंख्या नियंत्रण वाले बयान को लेकर बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर जमकर हंगामा किया। सीएम को विधानसभा परिषद से सदन के अंदर ही एंट्री करनी पड़ी। सदन के अंदर भी सीएम के खिलाफ नारेबाजी की गई। इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए अंत कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में जातीय आधारित गणना के बाद सदन में नीतीश सरकार ने आर्थिक सामाजिक सर्वे रिपोर्ट पेश की। बिहार में जातीय आधारित इस सर्वे पर शुरू से ही बवाल मचा है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इस जातिगत सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को चुनौती दी है। मंगलवार को प्रशांत किशोर ने भी बयान जारी किया है। प्रशांत किशोर ने चैलेंज करते हुए कहा कि 2024-25 के चुनाव में नीतीश कुमार को जातिगत सर्वे बहुत भारी पड़ने वाला है। अगर वह दोनों भला चाहते हैं तो मुसलमान को होम मिनिस्टर बनाएं। लालू यादव और नीतीश कुमार को यह बताना चाहिए कि समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं जिनकी रहनुमाई का वो दावा कर रहे हैं उनमें से कितने लोगों को उन्होंने टिकट देकर विधायक बनाया है। जो विधायक जीतकर आए हैं उनमें से कितने को उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। जो लोग मंत्रिमंडल में शामिल हैं उन्हें किस तरह के विभाग दिए गए हैं और उनके पास कितना बजट है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में अगर आप प्याज व आलू की खेती करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में प्याज व आलू बीज के लिए आवेदन शुरू हो गया है। इसको लेकर विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार के बक्सर, नवादा, शेखपुरा, औरंगाबाद, नालंदा, गया और पटना जिले के किसान प्याज बीज के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार के द्वारा इन जिलों में किसानों को 1,200 रुपए प्रति किलो बीज मूल्य पर 75% की सब्सिडी देगी। वहीं आलू बीज के लिए नालंदा और पटना के लिए जिले के किसान आवेदन कर सकते हैं। इन्हें 44 रुपये प्रति किलो बीज मूल्य पर 75% की सब्सिडी मिलेगी। इसका लाभ लेकर राज्य के किसान उच्च किस्म के आलू बीज खरीद सकते हैं और आलू की खेती कर सकते हैं। बिहार के किसान प्याज व आलू बीज वितरण हेतु उद्यान निदेशालय बिहार के सरकारी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि लड़कियों के शिक्षित होने से ही जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित हो सकती है। मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में उन्होंने महिला शिक्षा पर बल दिया है और कहा है कि वे तो आरंभ से ही इसके पक्षधर रहे हैं। लड़कियां जितनी शिक्षित होंगे, जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास उतने सफल होंगे। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लड़कियां ही सचेत हो सकती है। लड़कों से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती है, उनमें इसके प्रति उतनी गंभीरता नहीं दिखती। हालांकि नीतीश कुमार के बयान को लेकर विपक्षी सदस्यों ने अपने अपनी तरीके से प्रतिक्रिया दी है। ये आरोप भी लगाया है कि सदन में महिलाएं मौजूद थी लेकिन मुख्यमंत्री ने इसका ख्याल नहीं रखा। वहीं सूबे के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बयान का समर्थन किया है। मंगलवार को पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर कोई इस बयान का गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। मुख्यमंत्री का बयान सेक्स एजुकेशन को लेकर था। जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो लोग शर्माते हैं, झिझकते हैं, जिससे बचना चाहिए। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि इसकी पढ़ाई तो अब स्कूलों में होती है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए व्यावहारिक तौर पर क्या किया जाना चाहिए, इतना खोलकर तो किताब में भी नहीं बताते हैं। नीतीश तेजस्वी पर बरसे सम्राट चौधरी। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषण की तीखी आलोचना की है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि यौन शिक्षा की किताबों में भी इतना खोलकर नहीं बताया गया है जितना दोनों सदन में मुख्यमंत्री ने खोलकर बताया। जब पत्रकारों ने बिहार बीजेपी अध्यक्ष से कहा है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश के भाषण को सही ठहराया है और कहा है कि सीएम सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे, इस पर झेंकना या हिचकना गलत बात है, तो सम्राट चौधरी ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री को अगर सीएम की बात इतनी अच्छी लग रही है तो वो उनको अपना टीचर बना ले। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप बिहार में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल दिवाली से पहले बिहार सरकार ने विभिन्न कार्यालयों में संविदा पर नियोजित कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। जानकारी के अनुसार सरकार ने संविदा पर नियोजित कर्मियों का मानदेय और परिश्रमी के में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। सरकार ने इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। ऐसे में 4 लाख से अधिक संविदा कर्मियों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि विभिन्न विभागों के संविदा पर नियोजित कर्मियों लगातार मानदेय बढ़ाने का मांग कर रहे थे, जिसके बाद अब सरकार ने उनकी मांग पर मुहर लगा दी है। सोमवार को इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने सभी विभागों के सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्त और जिला अधिकारियों को पत्र लिखा है। पत्र में नियोजित तथा संविदा कर्मियों के मानदेय या पारिश्रमिक पुनरीक्षण के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित किए जाने की सूचना दी गई है। कई विभागों में नियुक्त संविदा कर्मियों की तरफ से लगातार आंदोलन भी होता आ रहा है, अपनी सेवा अस्थायी करने की मांग भी करते रहे हैं। ऐसे में नीतीश सरकार के फैसले से संविदा कर्मियों को आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते कि राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से बिहार और बिहारी को अपमानित होना पड़ा, हम सब बिहारी हैं और हम सब में बहुत सारे लोग दूसरे राज्य और दूसरे देशों में आते जाते रहते हैं। उन लोगों ने जिस तरह से मुझे फोन कर मुख्यमंत्री के तरफ से दिए गए बयानों के बारे में कहा, मुझे उससे बहुत लज्जा हुई। उनके बयान से बिहार के छवि को जिस तरह नुकसान पहुंचा, उसकी भरपाई करवाना संभव नहीं है। ये बातें मैं नहीं कर रहा हूं, ये बातें लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कही है। चिराग पासवान ने कहा है कि विधानसभा और विधान परिषद में सीएम के बयान से पूरे देश में बिहार के लोग बदनाम हुए हैं। अभी तक पुल गिरने, चोरी होने और अपराध होने को लेकर हम लोगों को शर्मसार होना पड़ता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री के इस अश्लील और अशोभनीय भाषा के लिए हर किसी को शर्मसार होना पड़ा है। आपने कभी या कहीं सुना होगा कि सीएम ऐसा बोलेंगे? इसके आगे चिराग ने कहा कि हमें कभी भरोसा ही नहीं था कि इतने सज्जन मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी होगी। हम उस राज्य में आते हैं जहां आपस में भी लोग बड़ी इज्जत से बात करते हैं। हम लोग अपने पिता से आंख मिलाकर बात नहीं करते, हम अपने पिता से इज्जत से बात करते हैं। आज ऐसा बोला जा रहा है कि जिसे सभी लोग देख और सुन रहे हैं। हम लोग संस्कारों में बंधे होते हैं, अपने से छोटे को भी आप कहकर बात करते हैं। कल हम लोग इस बयान पर घर में चर्चा तक नहीं कर पाए। सोचे कितना बेकार तरीके से सीएम ने यह बात कही है। उधर चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को इशारों में मानसिक रोगी करार देते हुए कहा है कि सीएम नीतीश कुमार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं है, उनका इलाज करवाना बहुत जरूरी है, लेकिन उनका मानसिक स्वास्थ्य तो बिल्कुल सही नहीं है। हम तो अभी भी वापस से कह रहे हैं कि बिहार में सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए।
जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मंगलवार को जांच एजेंसियों को खुली चुनौती दी और कहा है कि वो आए और जरूर आए, हमारे घर में छापेमारी करें। मैं खुद खड़े होकर उन्हें कहूंगी कि आप आए और हमारे घर में छापेमारी करें, निकालिए क्या निकालना है। अगर हिम्मत है तो हम चेतावनी देते हैं कि बिहार के हर घर में छापेमारी करें और हमारे खिलाफ सबूत ढूंढे। बता दें कि बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और पहले से ही सदन के बाहर और भीतर जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बाद राबड़ी देवी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और जांच एजेंसियों पर भी जमकर बरसी। राबड़ी देवी ने जातीय जनगणना पर सवाल उठाया और कहा है कि केंद्र सरकार पूरे देश में जातीय जनगणना क्यों नहीं कर रही है। जातीय जनगणना को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए कि जिन्हें भरोसा नहीं वो जातीय जनगणना करा लें, पूरे देश में फिर स्थिति साफ हो जाएगी। बता दें कि बिहार के दोनों सदनों में बीजेपी ने इस मुद्दे को उछाला है और हंगामा किया है। इस पर राबड़ी देवी ने कहा है कि जिनके पास कोई काम नहीं है वही बस ऐसा कर रहे हैं। अमित शाह ने रैली के दौरान इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर आरोप लगाया था और कहा था कि वह बस तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। जातिगत सर्वे पिछड़े और अति पिछड़ों के साथ अन्याय किया गया है और उनकी संख्या को कम करके दिखाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार के मुंगेर में जनसंवाद को संबोधित करते हुए ललन सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा। ललन सिंह ने नरेंद्र मोदी को 6 माह का मेहमान बताया। पूरी खबर मुंगेर। बिहार के मुंगेर में जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जमालपुर के दौलतपुर दुर्गा स्थान परिसर में जनसंवाद के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। ललन सिंह ने कहा कि वंदे भारत क्या DMU ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का लायक भाजपा नहीं रहेगा, क्योंकि मोदी जी मात्र 6 माह के मेहमान हैं। रेलवे को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। जनसंवाद कार्यक्रम में सांसद ने कहा कि एशिया का पहला इंजन कारखाना जमालपुर में डीजल शेड मृत हो गया था, जिसे संजीवनी देने का काम हमने किया, जिसका परिणाम है कि दोनों कारखानों में बहाली के साथ इलेक्ट्रिक इंजन का वर्कलोड पर्याप्त मात्रा में मिलने जा रहा है, जिससे कि कारखाना की गौरवशील इतिहास को बरकरार रखा जा सके। इस दौरान राजद बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजेश रमन उर्फ राजू यादव व कार्यकर्ताओं ने सांसद का भव्य स्वागत किया। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि पूर्णिया शहर के शिवपुरी मोहल्ले में सोमवार को एक 7 माह बेटा द्वारा सुसाइड किए जाने के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यह मामला साइबर अपराध से जुड़ा हुआ है। किडनी खरीद करने वाली एक विदेशी कंपनी ने किडनी डोनेट करने के नाम पर 6 करोड़ रुपए कमाने का झांसा देकर बेटे परिजात से 80 लाख रुपए की ठगी कर ली। परिजात ने कंपनी के खाते में रकम का भुगतान 2 से 3 महीने में किया। साइबर थाने के DSP कौशल किशोर कमल ने इसका खुलासा करते हुए बताया है कि नाइजीरियन कंपनी के किडनी सेंटर होम और .ऑनलाइन के वेबसाइट द्वारा 6 करोड़ का सपना दिखाकर परिजात मित्रा से कई बार में 80 लाख रुपए उड़ा लिए। दरअसल परिजात शॉर्टकट रास्ते से करोड़पति बनने का सपना देख रहा था। इसी क्रम में वो एक वेबसाइट के माध्यम से नाइजीरिया में कार्यरत एक फ्रॉड वेबसाइट के संपर्क में आया, जिसमें उसे कहा गया है कि किडनी बेचने पर उसे 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। एक किडनी के शरीर में नहीं रहने पर परेशानी नहीं होती है और अच्छी जिंदगी जी जा सकती है। जब परिजात किडनी बेचने के लिए तैयार हो गया तो कई प्रक्रियाओं का हवाला देकर उससे बारी बारी से रुपये की मांग की जाने लगी। जब अत्यधिक रकम का भुगतान हो चुका तब फ्रॉड कंपनी द्वारा ये कहकर और रकम ली गई कि इस बार अंतिम ट्रांजैक्शन होगा। इसके लिए परिजात ने कई लोगों से कर्ज ले लिया। दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए नसीहत किया है कि वो विधानसभा है, कोई सिनेमा थिएटर नहीं। आपको बताते चले कि 2 दिन पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा के अंदर जनसंख्या नियंत्रण पर अपनी बात रख रहे थे। इसी दरमियान उन्होंने कुछ ऐसी बात कर दी जो सबको नागवार गुजरा। सदन में मौजूद महिला सदस्यों की आंखें शर्म से झुक गई। साथ ही साथ सब टकटकी लगाए मुख्यमंत्री के चेहरे को देखने लगे। सेक्सुअल रिलेशनशिप को जिस अंदाज में
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े सदन में परिभाषित किया वो बिल्कुल ही अशोभनीय था। एक सभ्य समाज में कोई भी इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करता। बहरहाल उसके इसी बयान पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि विधानसभा एक बहुत ही पवित्र जगह होती है। आम सड़क पर बैठकर या किसी घर की चार दीवारी के अंदर बातचीत करने की जगह नहीं है। उसका एक दर्जा है, उनकी एक मर्यादा है, कुछ सभ्यता है। नीतीश कुमार एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है और विधानसभा के अंदर उन्होंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया वो पूरी तरह एक असभ्य भाषा थी। इसी बात को वो ऐसे भी कह सकते थे कि महिलाएं जब पढ़ी लिखी होगी तो ज्यादा बच्चे वो पैदा नहीं करेंगे, उन्हें कब और कितना बच्चा चाहिए वो तय कर सकेगी। असदुद्दीन अवीसी ने आगे कहा कि कम से कम मुख्यमंत्री को इस बात का भी लिहाज करना चाहिए था कि वहां महिला सदस्य भी मौजूद है। बहरहाल एक बार फिर मजलिस के सदर ने बिहार के मुखिया को आईना दिखाया है और दिखाई भी क्यों ना, उन्होंने हरकत भी तो कुछ इसी प्रकार किया है। आज पूरे बिहार के साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों में बिहार के सीएम की इस तरह की बयान की निंदा हो रही है। कोई बढ़ते उम्र का कारण बता रहा है तो कोई ये भी कहने से गुरेज नहीं करता कि बिहार के मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है। बीजेपी के कई नेताओं ने तो उन्हें ये भी नसीहत कर डाला कि मुख्यमंत्री को किसी बेहतर डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहिए, तो कोई उनकी इस्तीफा का भी मांग कर रहा है। जब चारों तरफ हमला हो रहे हैं तो फिर ऐसे में भला AIMIM भी क्यों चुप रहता। तो इसलिए AIMIM के सबसे बड़े नेता ने अपने अंदाज में ही मुख्यमंत्री बिहार पर जोरदार हमला कर दिया है। लोगों की माने तो आने वाले 2024 में महिला वोटर जदयू से किनारा ले सकते हैं। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, आप भी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कर दें। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि भारत में किसानी दिन प्रतिदिन आधुनिक होती जा रही है। आज के दौर में खेती करते वक्त किसानों को बहुत सारी कृषि मशीनरी की आवश्यकता होती है। कृषि मशीनों का उपयोग समय और श्रम को बचाता है और फसलों के लिए लागत को कम करता है। आधुनिक कृषि मशीनों का उपयोग से अब खेती और भी आसान हो गई है। हालांकि आधुनिक कृषि उपकरणों की कीमत अधिक होने के कारण छोटे सीमांत किसान इनको नहीं खरीद पाते। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार कृषि उपकरण खरीदते समय किसानों को सब्सिडी प्रदान करती है ताकि छोटे किसान भी इन कृषि उपकरणों के जरिए अपनी खेती करने के तरीकों को बदल सके। देश के अलग अलग राज्यों में सब्सिडी से जुड़ी विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है ताकि किसानों को लाभ मिल सके। इसी क्रम में किसानों को ट्रैक्टर, माउंटेड स्प्रेयर पर भी सब्सिडी मुहैया करवाई जा रही है। फिलहाल ये सब्सिडी सिर्फ बिहार के किसानों को दी जा रही है। इसकी खरीद पर किसानों को 50% का अनुदान दिया जा रहा है। ऐसे में इच्छुक किसान 10 नवंबर 2023 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ट्रैक्टर पर लगे स्प्रेयर पर किसानों को 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जाति पिछड़ा वर्ग के किसानों को 50% या 30,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में पछुआ हवा अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ठंड बढ़ना बदस्तूर जारी है। लोगों ने रात को हल्के कंबल निकाल लिए हैं। पछुआ हवा के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। भारत में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, बांका, अररिया, औरंगाबाद में पारा धीरे धीरे लुढ़कना शुरू कर चुका है। बुधवार की सुबह में पटना के लोगों को बड़ी ठंड की वजह से पंखे बंद कर हल्के कंबलों में दुबकना पड़ गया। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मंगलवार को पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार का मौसम शुष्क बना रहा। सोमवार को सबसे अधिक तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस शेखपुरा में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस बांका में दर्ज किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में आगामी चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राजनीतिक पार्टियां सियासी पकड़ मजबूत करने के लिए राजनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। एक तरफ विपक्षी दल के नेता अपनी पार्टी मजबूत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन सरकार के विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कर्मी आंदोलन कर रहे हैं। वहीं मंगलवार को अपनी मांगों को बुलंद करते हुए आंगनबाड़ी कर्मियों ने विधानसभा का रुख किया था। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, वहीं लाठियां भी
चटकाई गई। आंगनबाड़ी कर्मियों को महागठबंधन सरकार में शामिल वाम दल का समर्थन मिला। वाम दलों में विधायकों ने अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बिहार विधानसभा के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कर्मियों पर वाटर कैनन का लाठीचार्ज का इस्तेमाल वाम दल विधायकों ने विरोध किया। इसके साथ ही नीतीश सरकार पर निशाना भी साधा। जहां दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले भूमिहीन परिवारों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के भूमिहीन परिवार राज्य में जमीन खरीद सकते हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। खबर के अनुसार मुख्यमंत्री वाम स्तर करीय सहायता योजना के तहत बिहार में भूमिहीन परिवारों को सरकार के द्वारा 60,000 रुपये की मदद मिलती है, लेकिन मंगलवार को सरकार ने इस मदद की राशि को 60,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। बता दें कि जाति आधारित गणना की आर्थिक सर्वे रिपोर्ट आने के बाद बिहार सरकार ने राज्य के 67,000 से अधिक भूमिहीन परिवारों को जमीन के लिए प्रति परिवार 60,000 के बदले 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इससे इन लोगों को काफी मदद मिलेगी। दरअसल बिहार में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। ऐसे लोगों को सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाता है, लेकिन जमीन नहीं होने के कारण लोग घर नहीं बना पाते हैं। अब राज्य सरकार जमीन लेने के लिए भी 1 लाख रुपए देगी। जी हाँ दोस्तों, आप बात करती कि गोवर्धन पूजा के बाद शादी विवाह का सीजन यानी शुभ लग्न मुहूर्त शुरू हो रही है। पुलिस पब्लिक फ्रेंडली को और बेहतर बनाने की दिशा में गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात ने इस पहल की शुरुआत की है। ग्रामीण इलाके में होने वाली शादियों में खासकर नजर रहेगी। इसके तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम बारातियों में के ठहरने और बारात का रूट पुलिस तय करेगी। एसपी ने बताया कि लड़की की बारात आएगी तो पुलिस की गश्ती दल मौजूद रहेगी। आयोजकों को थाने पर पहले नियंत्रण देना होगा। उन्होंने कहा कि समाज में इसके परिणाम भी बेहतर आएंगे। एसपी का मानना है कि शादी विवाह में अक्सर लोग खलल डालने की कोशिश करते हैं। इस वजह से शादी विवाह या बारात में मारपीट की घटनाएं हो जाती है। कई जगह शादियां मारपीट की वजह से टूट जाती है। कुछ लोग शराब पीकर उत्पाद मचाते हैं तो कुछ लोग हर्ष फायरिंग करते हैं। इन सब पर रोक लगेगी और लोग निडर होकर शादी विवाह का आनंद उठा सकेंगे। जहां दोस्तों आप बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में प्रदूषण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पटना समेत 4 शहरों में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने बिहार के पटना, गया, हाजीपुर एवं मुजफ्फरपुर में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है। इन शहरों में दिवाली के साथ साथ छठ पर भी पटाखे नहीं छोड़ सकते हैं। इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि बिहार के इन शहरों में वायु की गुणवत्ता बेहद खराब जोन में चली गई है। ऐसे में पटाखे छोड़ने पर इन शहरों की हवा और भी खराब हो सकती है, जिसका असर इंसान की सेहत पर हो सकता है। इसलिए यहाँ पटाखों को बैन किया गया है। दरअसल पटाखे में कई तरह के ऐसे हानिकारक तत्व मौजूद होते हैं जो वातावरण को खराब कर देते हैं। इससे लोगों को सांस लेने की समस्या होने लगती है। वहीं आस्था के मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। इसलिए इन शहरों में पटाखे छोड़ना प्रतिबंध किया गया है।